हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान, आपकी ट्रेनर, आपकी दोस्त। आज है 24 अप्रैल 2021 और 24 अप्रैल 2021 के ऑसम से करंट अफेयर और लेटेस्ट सेशन में आपका बहुत वेलकम है। अपने बेनिफिट के लिए दो काम कीजिए। एक तो निश्चित ही आपको लाभ हो, इसलिए नए लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। और दूसरा ये कि हर वीडियो को कंप्लीट और बहुत ध्यान से सुनें। और अगर आपको मेरी मेहनत और कंटेंट क्वालिटी जो बहुत A1 आपके लिए डिलीवर की जा रही है आपको पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें प्लीज़। दोस्तों, ये कंटेंट जो आपके लिए आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और इस बात की अहमियत का आपको अंदाज़ा नहीं है। आप प्लीज़ वीडियो की और चैनल की प्रोग्रेस के लिए ज़रूर काम किया करें, जिससे कि एक तो आपको फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो और चैनल की प्रोग्रेस होगी तभी मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ऐसा ना हो कि एक दिन हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि आपको कंटेंट डिलीवर होना बंद हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पहले ही आप लोग खुद को बहुत सतर्क रखें। नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात करेंगे। सीड फंड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सीड फंड, देखिए, सीड फंड वो अमाउंट होता है जो आपको बिज़नेस के लिए दरकार होता है, यानी रिक्वायर होता है, लेकिन आपके पास वो पैसा नहीं होता। अब वो पैसा आपको जो सरकार देगी, मान लीजिए सरकार ने आपको पैसा दिया और वो आपको वापस नहीं करना है, और वो पैसा आपको वापस नहीं करना, लेकिन जो कंपनी आप इस्टेब्लिश करेंगे उसमें उतने प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी सरकार की। तो वही फंड होता है सीड फंड, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सरकार पूरा एनालिसिस करती है कि आप जो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जो कंपनी खोलने जा रहे हैं उसका क्या अस्तित्व है, आपके पास कितना अपना फ़ंड है, क्या कुछ है, सारा कुछ एनालाइजेशन करती है और फिर आपको कुछ फ़ंड देती है। जो फंडिंग गवर्नमेंट करेगी, वो अमाउंट होगा सीड फंड। वो आपको रिटर्न नहीं करना है, लेकिन क्या होता है कि उतने % की हिस्सेदारी, वो पार्टनरशिप आपकी कंपनी में गवर्नमेंट ले लेगी। तो ये होता है सीड फंड। ये बताना थोड़ा ज़रूरी था, कई दिन से सोच रही थी आपको बताऊं। और ये सीड फंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंडिया के अंदर हमारे केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्री एवं रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने, ये याद रखना। तो ये आपका मैंने एक न्यूज़ यहाँ पर आपसे डिस्कस कर ली है। अब चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं 24 अप्रैल का। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये मनाया गया है 22 अप्रैल को, और ये हर साल 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये मनाया क्यों जाता है। तो पर्यावरण के लिए जागरूक करने के, लोगों को जागरूक करने के लिए और पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। पहले इसका नाम वर्ल्ड अर्थ डे था, अब भी है, लेकिन इसका नाम इंटरनेशनल मदर अर्थ डे किया गया 2009 में, यूनाइटेड नेशन ने किया, और इसको क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस। पहले क्या नाम था इसका? विश्व पृथ्वी दिवस। तो वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से हम आज भी जानते हैं, लेकिन अब इसका नाम रियल में क्या है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अब इसकी थीम भी याद रखिए, क्या है इस बार के इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या वर्ल्ड अर्थ डे की थीम, जो 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो इसकी थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। क्या है? रीस्टोर आवर अर्थ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं, ध्यान से सुनिए कंप्लीट वीडियो को और पुराने वीडियोस भी देखते रहा करें। 8770 मेगाबाइट 28 मीटर। पॉज रिकॉर्डिंग बटन। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश
अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो अपना स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करने की एक स्कीम, एक प्लानिंग कर रहा है रशिया। योजना बना रहा है कि अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करे। तो ये रशिया कर रहा है। अब रशिया की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसको इंडिया के अंदर भी परमिशन मिल गई है, अलाउ हो गई है, ठीक है। और जानवरों के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश यही है, रशिया। रशिया की बात करूं तो रशिया ने ज़िरकोन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रशिया इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जो आप याद रखें, सैन्य अभ्यास, कौन सा होता है, इंद्र। और हमेशा कुछ फैक्ट्स बताती हूँ कि जो संसद है यहाँ की उसको ड्यूमा कहते हैं, और उरल के पहाड़ भी यहाँ हैं, लेक वेकल भी यहाँ है, और रशिया में माउंट एल्ब्रस भी है जो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, याद रखना। मिखाइल मित्सोतिन प्रधानमंत्री हैं और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है। करेंसी क्या है, रशियन रूबल, और कैपिटल है मॉस्को। वैसे तो मैंने और भी फैक्ट्स बताए, रॉकेट का नाम बताया है, स्पेस एजेंसी का नाम बताया है, और जाने क्या क्या मैं आपको फैक्ट्स बताती रहती हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट डिलीवर हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हमें अपने भी सवालों के मिल जाएंगे। देखिए, हाल ही में भी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार कौन से लार सोफेर ज्वालामुखी फटने से कौन सी गैस भारत पहुंची है। दोबारा सुनिए, थोड़ा बोलने में गलती होगी। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लार सोफियर ज्वालामुखी फटने से कौन सी गैस भारत पहुंची है। क्या लार सोफियर ज्वालामुखी फटने से कौन सी गैस भारत पहुंची है। तो ये जो है पहुंची है, पहले तो ये देखते हैं कि लार सोफियर ज्वालामुखी है कहाँ पर, ये देखेंगे। तो ये भारत से दूर 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है, वेस्ट इंडीज़। और वेस्ट इंडीज़ का जो साइंस विस्टन आइलैंड है, तो साइंस विस्टन आइलैंड में जो है ये ज्वालामुखी है लार सोफियर। और यहाँ से एक गैस ये फटा, जब विस्फोट हुआ यहाँ पर, मतलब विस्फोट हुआ, फटने से मतलब क्या, विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होने से क्या हुआ, सल्फ़र डाइऑक्साइड पहुँच गई इंडिया। कौन सी गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और इसका एनवायरनमेंट पे काफ़ी असर होता है। क्या होता है कि एसिडिक रेन होती है, यानी अम्लीय वर्षा होती है। अब आपने देखा हो कितना वायरल चल रहा है इस टाइम, बीमारी चल रही है, बुखार, नज़ला, खांसी। तो ये अभी कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी, आपने देखा होगा, और कई जगह बारिश हुई भी, मौसम में अचानक चेंजेस देखने को मिले। तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए हुई। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड इंडिया आई है, और कहाँ से आई है, लार सोफियर ज्वालामुखी विस्फोट से पहुँची है, वेस्ट इंडीज़ से यहाँ पर इंडिया। ये याद रखिएगा, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी इज़राइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर समझौता किया है। तो अभी ग्रीस के साथ इज़राइल ने सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर, मतलब सौदे पर समझौता किया है, रक्षा खरीद सौदे पर समझौता अभी इज़राइल ने ग्रीस के साथ किया है। इज़राइल तो आपको पता ही है एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ग्रीस यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है और ग्रीस की करेंसी यूरो है, और प्रेसिडेंट का नाम आप खुद देख लेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम आप खुद देख लें। अच्छा, अब इज़राइल की बात करें तो एक आपको पता है तेल अवीव में कौन सी स्ट्रीट का नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है, तो टैगोर स्ट्रीट नाम रखा गया उसका। नेसेट यहाँ की संसद है, और इजरायली न्यूज़ साइकिल करेंसी है, यरूशलेम कैपिटल है, बेंजामिन नेतन्याहू ये हैं जो
क्या है, ये है यहाँ के प्रेसिडेंट। और यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने कल भी बताया आपको, तो उसको भी रिवाइज कीजिए। तो ये तमाम बातें आप अपने जहन में रखिए और बहुत ध्यान से हर वीडियो की हर क्वेश्चन को सुना करें। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज के समीक्षा करने या उन पे नज़र रखने के लिए किस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है? तो एसेट कंस्ट्रक्शन कमेटियों के कामकाज पर नज़र रखने या इसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया है? तो सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक एसेट कंस्ट्रक्शन या एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। देखिए, ये कई 2-3 कमेटियां गठित हुई हैं। एक श्यामल गोपीदास कमेटी भी गठित हुई थी। उसमें क्या था, श्यामल गोपीदास कमेटी में जो मतलब ये गठित क्यों की गई थी, अगर आप SFB यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक या यूनिवर्सल फाइनेंस बैंक की अध्यक्ष, यूनिवर्सल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक की आप जो है मतलब इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसकी समीक्षा करेगी ये श्यामल गोपीदास कमेटी। और एक और बनाई है कमेटी, वो आपको बताती हूँ मैं भी किसके लिए बनाई है, जो है उसकी अध्यक्षता की है, हाँ ये बनाइए, इसलिए एक कमेटी और बनी है, ये डिजिटल उदार जोखिम की समीक्षा करेगी, मतलब इस पर निगरानी रखेगी। डिजिटल उदार जोखिम पर निगरानी रखने के लिए कमेटी और बनी है। इसका नाम है, इसकी कमेटी का नाम नहीं है, कमेटी की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है ये पूछा जाएगा। डिजिटल उदार जोखिम समिति, ये किसकी अध्यक्षता में बनी है? तो जयंत कुमार दास की अध्यक्षता में, जयंत कुमार दास की अध्यक्षता में। और जयपुर में RBI ने एक ऑटोमेटेड नोट बैंक सेंटर खोला है, ऑटोमेटेड नोट बैंक सेंटर, ये भी याद रखिएगा। शक्तिकांत दास जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं और एक पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है, उनके बारे में बताया था। फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं वो, कल बताया मैंने M नरसिम्हा की बात। और मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी नासा के एक छोटे से हेलीकॉप्टर ने किस ग्रह पर उड़ान भरी और सफलतापूर्वक जो वहाँ पर वहाँ के इमेज कैप्चर करके, ये क्वेश्चन ऐसे बनाया मैंने, नासा के किस छोटे से हेलीकॉप्टर ने किस ग्रह पर उड़ान भरकर इमेज कैप्चर करके पृथ्वी पर भेजी है? ये क्वेश्चन ऐसे बनाया है सिंपली। तो नासा का एक इंजेन्युइटी, कौन सा हेलीकॉप्टर है? इंजेन्युइटी, और ये सिर्फ 2 किलो का है, 2 किलो 2 kgs का, और इसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उड़ान भरी है और यहाँ से इमेज कैप्चर करके भेजी है अर्थ पे। क्योंकि इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहे थे, इसलिए इसको ऐसा बनाना पड़ा। किस ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, किस हेलीकॉप्टर ने भरी है इंजेन्युइटी, और इमेज कैप्चर करके पृथ्वी पर भेजी है। किसका हेलीकॉप्टर है? नासा का है। तो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। अच्छा, नासा की बात करें तो नासा के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? स्टीव जियोस्की। पहले कौन थे? जिम ब्रिडनेस्टीन थे, अब स्टीव जियोस्की हैं। ये फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और एक इसका मोटो भी याद रखिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेवी का निधन हो गया? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेवी का निधन हो गया?
तो ये थे इदरीस डेवी। तो ये इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। तो ये है जी चैड रिपब्लिक। चैड रिपब्लिक ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। क्या है? चैड रिपब्लिक। और इसी के ये प्रेसिडेंट थे इदरीस डेवी। और हुआ क्या था कि एक सैन्य विद्रोह में ये घायल हो गए। बहुत लंबे समय से ये राष्ट्रपति थे। अब ये सैन्य विद्रोह में घायल हुए, और घायल ऐसे हुए कि फिर जो है ठीक नहीं हुए, तो फिर इनकी अभी डेथ हुई है इदरीस डेवी की। ये किसके? चैड रिपब्लिक के जो है प्रेसिडेंट थे। डिजानिमा कैपिटल है और करेंसी चलती है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और राष्ट्रपति तो यही थे इदरीस डेवी, और इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भारत आने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी? सोच रहे होंगे मैडम बात कर रही हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो अप्रैल के लास्ट वीक में आने ही वाले थे। उन्होंने अपना ट्रैवल है उसको पोस्टपोन कर दिया बोरिस जॉनसन ने। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है, इसके भी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया कि वो अप्रैल लास्ट वीक में इंडिया आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को पोस्टपोन यानी स्थगित कर दिया। किस लिए? दोनों का सेम कारण है, कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के और संक्रमण के कारण, इसीलिए। तो ये जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा, हाँ, जापान के जो है प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा, इन्होंने क्या किया? योशिहिडे सुगा ने अपने ट्रैवल को पोस्टपोन कर दिया। ये अपनी जो ऑफिशियल विजिट के लिए आ रहे थे इंडिया अप्रैल लास्ट वीक में, अब नहीं आ रहे हैं, ट्रैवल पोस्टपोन कर दिया है इन्होंने। तो आपको याद रखना है, यूके के प्रधानमंत्री हैं, यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और ये जापान के जो है राष्ट्रपति, एक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों, तो एक प्रेसिडेंट हो गए ये जापान के और प्रधानमंत्री हो गए यूके के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? प्रधानमंत्री यूके के, याद रखिएगा। तो जापान के प्रेसिडेंट और यूके के प्रधानमंत्री ये दोनों अप्रैल लास्ट वीक में आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण अभी इंडिया आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, यानी अपनी जो ट्रैवल है इसको पोस्टपोन कर दिया। अब बाद में कब आएंगे बताया जाएगा, जब भी आएंगे। अच्छा, लेकिन ये भी याद रखना कि रेड ट्रैवल लिस्ट में इंडिया को अभी डाल दिया है ब्रिटेन ने, ठीक है। अभी कोई नहीं जा सकता है यूके, ठीक है, इंडिया से। तो जापान की बात है तो डाइट संसद है, यहाँ की येन करेंसी है, और प्रेसिडेंट तो यही है, ठीक है। कौन है वो? क्या नाम है इनका? योशिहिडे सुगा। और ये अभी आने वाले थे, अब नहीं आ रहे हैं। फुगाकू के बारे में बताती हूँ और बहुत कुछ बताती हूँ आपको। ये सब जापान के, और लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला अंतरिक्ष में कौन बनेगा पहला देश? जापान। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंडेक्स आया है, सुनिए। हाल ही में एनर्जी ट्रांसफ़र इंडेक्स यानी इंटरनेशनल एनर्जी ट्रांसफ़र इंडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक जारी हुआ है। इसमें टॉप पर, शीर्ष पर कौन है? तो एनर्जी ट्रांसफ़र इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें शीर्ष पर जो देश है वो है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रूना ये है करेंसी। और स्टीफन लॉकविन प्रेसिडेंट हैं। स्टीफन लॉकविन, भूल भी जाते हैं कभी कभी, कंफ्यूजन हो जाता है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब याद रखना है। स्टीफन लॉकविन प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये किसके? ये स्वीडन के, और स्वीडन टॉप पर है। थोड़ा स्लो करो। स्टीफन लॉकविन प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो टॉप पर है एनर्जी ट्रांसफ़र इंडेक्स में, लेकिन अपने इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है जी, ये वैसे 115 देशों का सूचकांक यानी इंडेक्स है, लेकिन इसमें जो इंडिया का पोजीशन रहा है एनर्जी ट्रांसफ़र इंडेक्स में वो है 87। क्या रैंक है? 87। अभी आपको बताया था पासपोर्ट हैंडल इंडेक्स में इंडिया की रैंक यानी पोजीशन थी
कौन सी थी, क्या बताया था मैंने आपको, 80 कितनी बताई थी, 84 बताई, 82। ध्यान कीजिए, खुद से रिवाइज कीजिए, मैं ही बताऊंगी हर चीज़, तो आप रिवाइज क्या करेंगे। तो 84 बताइए ना, है ना, क्या बताया कमेंट बॉक्स में लिखिए। 87 किस में है, एनर्जी ट्रांसफ़र इंडेक्स में। और एक और बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट, WPFI वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 142, 142वीं पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 142वीं। प्रेस की स्वतंत्रता एक जो अब है उसके हिसाब से पोजीशन 142वें नंबर पे है। तो ये आप याद रखना, 3 इंडेक्स बता चुकी हूँ, 84, 87 और 142, ये इंडिया की पोजीशन। पासपोर्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पे था, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो था वो नॉर्वे टॉप पे था, और ये अभी जो है एनर्जी ट्रांसफ़र इंडेक्स में स्वीडन टॉप पे है। ये सारी बातें जितनी मैं दिमाग में रखती हूँ उतनी बातें आप भी दिमाग में रखा करें, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम पर अपनी सहमति व्यक्त की है, तो लीबिया। जी हाँ, लीबिया में संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त कर दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली है और करेंसी है दीनार। वैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, आपको बता दूं। और अब्दुल हामिद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है, अब्दुल हामिद, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। हाल ही में अभी केयर रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है। तो इसने एक अनुमानित घोषणा की है कितने परसेंट रहने की, 10.2%। कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में जो इंडिया की जीडीपी रेट रहेगी वो रहेगी 10.2%। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी किसने JJN.com पोर्टल लॉन्च किया है, JJN.com पोर्टल। तो ये गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है। बेड की अवेलेबिलिटी शो कर हो, यानी कि कोविड-19 के लिए कितने बेड अवेलेबल हैं, तो बेड अवेलेबिलिटी को शो करने के लिए ये JJN.com पोर्टल लॉन्च किया है गुरुग्राम प्रशासन ने। तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखें, अगर पूछा जाए पोर्टल का नाम याद रखिएगा, JJN.com पोर्टल। क्वेश्चन है, हाल ही में भी गूगल डूडल्स में प्रकाशित होने वाली पहली महिला सैन्य सर्जन कौन बनी है। गूगल डूडल्स में प्रकाशित होने वाली पहली महिला सैन्य सर्जन, तो ये हैं वेरा कैथ्रोइट्स। वेरा कैथ्रोइट्स। तो वेरा कैथ्रोइट्स जो हैं ये पहली गूगल डूडल्स में प्रकाशित होने वाली महिला सैन्य सर्जन बनी है। इनका जानते हैं 151 यानी 151वां जन्मदिन था, और 1904 में जब रशिया का युद्ध हुआ था तब इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी महिला सैन्य सर्जन के मतलब रूप में, और ये गूगल डूडल्स में प्रकाशित होने वाली पहली महिला सैन्य सर्जन बनी है वेरा कैथ्रोइट्स। याद रखिए 1904 में भी इन्होंने एज ए महिला सैन्य सर्जन रोल बहुत प्ले किया था। अब याद रख सकते हैं कि 1904 और 2021 तो ऐसे ही हो गए, कितने साल तो है ना, और 151वां जन्मदिन था इनका। तो आप ये याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़। मुझे सुन के मतलब बड़ा वो लगा पढ़ के। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन मैंने आपको एक प्रेसिडेंट का नाम पूछा है अभी ग्रीस के, वो बताना है। और एक ये बताइए, एक ब्रिटेन ने डिजिटल करेंसी खोजी है। अभी आपको पता है यूके के प्रधानमंत्री आने वाले थे, स्थगित कर दी उन्होंने अपनी यात्रा अप्रैल के लास्ट वीक में। अभी जापान के जो है प्रेसिडेंट के बारे में भी बताया, लेकिन अभी यूके ने एक डिजिटल करेंसी खोजी है जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए भी जो है
वो यूज़ की जा सकती है। कौन सी डिजिटल करेंसी खोजी है यूके यानी ब्रिटेन ने, और उसका नाम बताना है। ना पता हो तो बताइएगा, फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि वो करेंसी इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल करेंसी, और नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी उसके लिए भी उसको यूज़ किया जाएगा। तो यूके की जो कैपिटल तो सबको पता है लंदन है, करेंसी क्या है पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री तो यही है बोरिस जॉनसन। तो ये था जी आज का सेशन। कैसा लगा आपको? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।